नमस्कार दोस्तों। हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनको लगभग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के बीच में हम बार बार ये भूल जाते हैं कि पुडुचेरी जैसी छोटी सी विधानसभा जहाँ पर केवल 30 विधायक होते हैं उसके नतीजों का क्या रहा और उसके नतीजे सबसे देर में डिक्लेयर क्यों हुए। इसके अलावा वहाँ की स्थिति इतनी देर से अस्पष्ट क्यों रही, इतनी देर तक वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसे लेकर समीकरण गड़बड़ाते क्यों रहे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था कि जब ओपिनियन पोल आए थे उन ओपिनियन पोल्स में ही ये कहा जाने लगा था कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जबकि एनडीए का यहाँ इससे पहले कोई वजूद नहीं था। बीजेपी का यहाँ पर एक भी विधायक नहीं है। जयललिता की पार्टी जो उनके गठबंधन में है उसका एक आध विधायक था। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मतलब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन इस सवालों के जवाब 1 बाय 1 मैं आपको देता हूँ कि क्या है। दरअसल समीकरण क्या है कि पुडुचेरी में कांग्रेस से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, एन रंगास्वामी कांग्रेस। और ये एन रंगास्वामी कांग्रेस पिछली बार ही बनाई थी उन्होंने जब उनकी कांग्रेस में ज़्यादा नहीं चल रही थी और कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। उन्होंने बागी होकर अपनी पार्टी बनाई। इनके मेरे ख्याल में 6-7 विधायक भी बने पिछली बार, लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस बनाने में सफल रही। अब रंगास्वामी को ये लगा इस बार कि अगर यहाँ पर हमने बीजेपी को साथ ले लिया, हम बीजेपी को साथ ले लें तो हो सकता है कि यहाँ हमारी सरकार बन जाए। अभी कुछ दिन पहले ये भी पता होगा कि जब किरण बेदी यहाँ की एलजी हुआ करती थी और यहाँ पर कांग्रेस की नारायण स्वामी वाली सरकार अभी चुनाव से कुछ दिन पहले ही गिरी थी और उसमें कई लोग जो है विधायक उनके टूटकर कुछ बीजेपी में चले गए थे, कुछ एनआर कांग्रेस में चले गए थे, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय सारा का सारा माहौल ऐसा बना कि भाई अब कांग्रेस का तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि यहाँ पर सरकार बनेगी एनडीए की और वही होने जा रहा है। एन रंगास्वामी ने आज अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है राज्यपाल को और उपराज्यपाल जो टी सौंदरराजन हैं उनको सौंप दिया और उसके साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। यहाँ की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 30 सदस्यों वाली विधानसभा में 16 सीटों की दरकार होती है और रंगास्वामी की केवल आई हैं, अपनी जो सीटें आई हैं 10 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसके अलावा रंगास्वामी ने एक बहुत बड़ी चतुराई की थी कि उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशियों को निर्दलीय लड़ा दिया था। निर्दलीय इसलिए लड़ा दिया था कि अगर आने वाले समय में बीजेपी के साथ उनकी पटरी ना बैठे तो उन निर्दलीयों के साथ हम मिलकर सरकार अपनी चलाते रहें। और उनकी ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट साबित हुई है। उनकी स्ट्रेटजी में 4 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो एन रंगास्वामी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी भी स्थिति में उनके पास 10 और 4 14 विधायक बिल्कुल मौजूद रहेंगे और इस तरह से वो 1 या 2 विधायकों की तोड़फोड़ करके अपनी सरकार को आगे भी चलाते रह सकते हैं। वैसे तो अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 20 विधानसभा के सदस्यों की स्ट्रेंथ उनकी हो गई है। 10 अपने, 6 बीजेपी के और 4 निर्दलीय जिनका वो समर्थन ले सकते हैं और शायद लेंगे भी। तो इस स्थिति में उन्हें बीजेपी के दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए एन रंगास्वामी ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। एन रंगास्वामी एक दबंग नेता हैं, लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है और इस बार उन्होंने चतुराई दिखाई। उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक जगह से वो जीत गए, एक जगह से वो केवल 1000 मतों से कांग्रेस के एक युवा नेता से हार गए। तो इस लिहाज से उनका जो एन रंगास्वामी का अपना एक प्लान था वो मुझे लगता है कि फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ है और उससे पूर्ण सफलता हासिल हुई है। बहरहाल अब स्थिति ये है कि आज उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और इसके अलावा उन्होंने जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और शायद 7 या 8 मई में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि पुडुचेरी में 33 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 30 जनता द्वारा चुने जाते हैं और 3 यहाँ पर सीधे नामित किए जाते हैं। और बीजेपी ने पिछली बार तीनों अपने सदस्य यहाँ पर नामित कराए हुए थे। तो यहाँ पर
बीजेपी अपना वजूद बनाने के लिए लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी और बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही थी किसी भी तरीके से दक्षिण भारत के इस राज्य में हमारी दखल हो। और ये मेरे ख्याल में आखिरी राज्य रहा जहाँ पर कांग्रेस का वजूद अब ख़त्म हो चुका है साउथ में। बाकी किसी स्टेट में अब रही है। पुडुचेरी एकमात्र था जहाँ पर उनका वजूद था और अभी सरकार उनकी गिनी थी नारायण स्वामी वाली। और अब उसकी स्थिति ये है वहाँ पर कि साउथ के किसी भी स्टेट में कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। यही सारी स्थिति यहाँ की रही। इसके अलावा कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि भाई हमें ये बताइए कि आखिरकार यहाँ का रिजल्ट इतनी देरी से क्यों आया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल क्या है कि इसकी जो रिजल्ट थी वो 3 मई को सही मायनों में डिक्लेयर हुई। 2 मई को सारे राज्यों की हो गई, लेकिन यहाँ की 3 मई को डिक्लेयर हुई, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल है वो बहुत ही दिलचस्प था। यहाँ पर ये सख्त पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल के दौरान ऐसा आप वो नहीं करेंगे प्रयास कि वहाँ भीड़ भड़क्का हो, धक्का मुक्की हो। तो इसलिए हर राउंड की जो मतगणना यहाँ पर हो रही थी उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा था और बारी बारी से सारी टीमों को बाहर निकालकर ईवीएम जहाँ रखी हुई थी उस हॉल से बाहर निकालकर सबको 1 बाय 1 सैनिटाइज करने के बाद और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद दोबारा से यहाँ पर बुलाया जा रहा था। तो इसी वजह से यहाँ मतगणना बहुत धीरे धीरे चली। पिछली रात भी जब हमने लाइव आपसे बात की थी तो मैं आपको बताऊं कि उस समय स्थिति ये थी कि मेरे ख्याल में 30 सीटों में से ट्रेंड भी केवल 16-17 सीटों के आ रहे थे। किसी को कुछ स्पष्ट नहीं था कि पुडुचेरी में क्या होने जा रहा है। और पुडुचेरी में जो हुआ है वो इतिहास रचा गया है। और मेरा तो मानना है कि अगर 5 राज्यों में छोड़ दिया जाए, जैसे कि ये माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के नतीजे बहुत दिलचस्प होंगे। पश्चिम बंगाल में तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी टीएमसी की आ गई, लेकिन जो दिलचस्प चुनाव हुआ इन 5 राज्यों में, कांटे का जो संघर्ष हुआ वो सही मायनों में पुडुचेरी में ही देखने को मिला है। बाकी 5 राज्यों की स्थिति वही है कि ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और ये माना जा रहा है क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार गई हैं तो 6 महीने का समय है। तो इसमें दौरान में वो कोई उपचुनाव लड़ सकती हैं। एमएलसी वगैरह का ऑप्शन भी खुला है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपना शपथ ग्रहण समारोह सादा रखेंगी क्योंकि कोविड का बड़ा प्रोटोकॉल चल रहा है और आपको पता ही है कि कोविड को लेकर अब पश्चिम बंगाल के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 और 27 मई 2016 को शपथ ग्रहण की थी। तमिलनाडु में डीएमके को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है। 234 में से 130 सीटें उन्होंने जीती हैं और कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन है उन्होंने 156 सीटें पर जीत हासिल की है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। और डीएमके के नेता एमके स्टालिन 7 मई को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। असम में अभी सस्पेंस बरकरार है। अभी बीजेपी ने ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल ही कंटिन्यू करेंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा मिनिस्टर थे, लेकिन चूंकि वो इससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और बीजेपी में बाद में आए थे तो पिछली बार इसलिए उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि शायद उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। यहाँ 126 विधानसभा सीटें हैं असम में और बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर 75 सीटें मिली हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है। और केरल में विजयन फिर से चीफ मिनिस्टर बनने ही जा रहे हैं, उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल चुकी है, उन्हें 52 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि सामने वाला जो कांग्रेस का गठबंधन है उन्हें केवल 39 सीटें मिली हैं। तो दोस्तों स्थिति ये है कि अब सब जगह स्पष्ट हो चुका है कि कौन कहाँ बनेगा मुख्यमंत्री। और एक अगर असम को छोड़ दिया जाए तो हम इन रिजल्ट्स को लगातार एनालाइज कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अगर कोई जानकारी होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को रिकमेंड करें मेरे चैनल को। आपको अगर मैं थोड़ा सा नॉलेजेबल अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी बताएं और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।